नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बहू ने अपनी सास को जान से मार डाला तो कैसे लिया सास ने बदला। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन था, इसलिए भारती जी सुबह जल्दी उठकर माता रानी की पूजा में लगी हुई थी। उनकी आवाज़ सुनकर उनकी बहू चिड़चिड़ा रही थी। ये देखो, बुढ़िया को सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर देती है। खुद को तो बुढ़ापे में नींद आती नहीं और मुझे भी चैन से सोने नहीं देती। पूरी रात खांसती रहती है, मनहूस कहीं की। थोड़ी देर बाद भारती जी के कानों में अपनी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ती है। भारती, ओ भारती, मेरा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? रमा ने बैग कंधे पर टांग कर कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी सास भारती जी को आवाज लगाते हुए पूछा। हाँ बहू, तुम्हारा डब्बा तैयार है, भारती जी ने उत्तर दिया। रमा किचन में गई और अपनी सास द्वारा बनाए हुए टिफिन को खोल कर देखा तो मुंह पिचकाते हुए बोली, अरे ये क्या भारती, तूने परसों ही तो टिफिन में आलू के पराठे दिए थे, आज फिर वही बना दिए हैं। तुझे कितनी बार कहा है रोज रोज एक चीज मत दिया कर। रोज एक जैसा खाना खाकर मैं बोर हो जाती हूँ। भारती जी सहमी सी चुप खड़ी रहीं और बहू रमा बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर निकल गई। अपनी घड़ी में समय देखते हुए रमा ने फिर भारती जी को आवाज लगाई और कहा, भारती, ऋषु को फटाफट नाश्ता करा, वरना तेरी वजह से आज भी स्कूल बस छूट जाएगी। रमा उसी स्कूल में अध्यापिका थी जिसमें ऋषु पढ़ता था। पोते ऋषु और बहू के स्कूल जाने के बाद भारती जी ने नाश्ता किया और किचन समेटने लगी। घर का सारा काम करने के बाद अब वो थक कर चूर हो चुकी थी, इसलिए उनकी आंख लग गई। आंख खुली तो ऋषु और रमा के स्कूल से वापस आने का समय हो चुका था। हिम्मत करके उठी और दोनों के आने से पहले ही गर्म गर्म रोटियां बनाकर दोनों के लिए थाली लगा दी। उनका पोता ऋषु उनके हाथ से ही खाना खाया करता था। रमा भी खाना खाने के बाद यह कहते हुए कि शाम को उसने अपनी सहेली आशा को खाने पर बुलाया है तो खाने में कुछ अच्छा बनाना बोलकर अपने कमरे में विश्राम करने चली गई। भारती जी ने काफी पहले से रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी और बहू के कहे अनुसार अच्छे अच्छे पकवान बना दिए। घर का सारा काम निपटाकर भारती जी हटी ही थी कि बहू ने उनके हाथ में अपने कपड़े और ऋषु की स्कूल यूनिफॉर्म इस्त्री करने के लिए थमा दी। ऐसा नहीं था कि भारती जी अपनी बहू से प्यार नहीं करती थी, वो तो रमा को बहू नहीं बल्कि बेटी बना बड़े अरमानों से घर लाई थी। वो खुशी खुशी बहू के सारे काम अपने हाथ से किया करती थी, परंतु जब रमा का रवैया उनके प्रति बदला और रमा ने उनको बात बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया, तब से उनका दिल कुछ टूट गया था। देखते देखते बहू का रवैया अब ज्यादा बदतर हो गया था। अब जब देखो तब रमा फोन पर व्यस्त रहती थी। मुझे ना जाने क्यों आभास होता कि फोन के दूसरी तरफ बात करने वाला व्यक्ति मेरा बेटा तो नहीं है, क्योंकि एक तो दिन में वह व्यस्त रहता था और जब भी फोन करता था तो सबसे पहले मुझसे बात करता, फिर ऋषु और फिर रमा से। उसके कमरे का दरवाजा भी अब काफी समय तक बंद रहने लगा था। एक दिन जब फोन पर बात करते उसको काफी समय हो गया तो हिम्मत करके मैंने उससे बड़े प्यार भरे लहजे में पूछा, बेटा किसका फोन है? वाह रे भारती, तू तो बड़ी नजर रखने लगी है मुझ पर। मैं चाहे जिससे बात करूं, तुझे इससे क्या लेना देना? मैं बता दे रही हूँ भारती, अपने काम से
काम रख। मेरे किसी मामले में टांग अड़ाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमा ने तिड़कते हुए जवाब दिया तो भारती जी सहम कर रह गई। भारती, ओ भारती, मेरे बैग से 100 रुपये लेती जा और शाम को अपनी योगा क्लास से आते हुए मेरे लिए नंदू की चाट और रबड़ी लेती आना। रमा ने सास को ऑर्डर देते हुए कहा। ठीक है बहू, भारती जी ने उत्तर दिया। वह रमा के कमरे में बैग से पैसे लेने गई। जैसे ही बैग की चैन खोली, उनकी आंखें दंग रह गई। रमा के बैग में सिगरेट का पैकेट था। भारती जी ने पैसे लेकर चैन बंद कर दी और अपनी योगा क्लासेस के लिए निकल पड़ी, परंतु उनका ध्यान अभी भी उस सिगरेट के पैकेट पर अटका हुआ था। उनके अनुमान के अनुसार या तो रमा छुप छुप कर सिगरेट पीती थी या तो फोन के दूसरी तरफ जिस व्यक्ति से रमा दिन भर बातें में व्यस्त रहती, यह उसका पैकेट हो सकता था। परंतु बिना सत्य जाने उन्होंने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं समझा। लेकिन अब वे बहू पर थोड़ी नजर रखने लगी थी। अगले ही दिन बहू फोन पर बात करते करते छत पर चली गई। भारती जी भी रिशु को सुलाकर कुछ समय बाद छत की सीढ़ियों पर रमा की बातें सुनने के लिए चुपचाप खड़ी हो गई। क्या यार मुकुल, तुम भी कमाल करते हो। अच्छा, सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि ट्यूसडे को स्कूल के बाद कहाँ घुमाने ले चल रहे हो। वाओ, मिलन पॉइंट, वह तो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। बहू के मुंह से किसी अनजान व्यक्ति का नाम सुन भारती जी जैसे स्तंभ रह गई। उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। जिसकी शंका थी आखिर वही हुआ। रमा उनके बेटे को न जाने कब से धोखा दे रही थी। सीढ़ियों पर खड़े अचानक भारती जी का सिर चकराने लगा और सीढ़ियों पर रखा गमला उनके पैर से टकराकर नीचे गिर गया। भारती जी डर गई और जल्दी जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगी, परंतु रमा ने उनको नीचे जाते देख लिया। रमा फोन बंद करके तुरंत नीचे आई। उसके चेहरे का रंग कुछ सफेद सा पड़ गया था, परंतु उसने अपने चेहरे के रंग को छिपाते हुए तड़कते हुए लहजे में सास की चोटी कसकर पकड़ते हुए पूछा, क्यों री बुढ़िया, तू मेरी जासूसी करेगी अब? बोल, तू इस समय छत पर क्या करने गई थी और तूने क्या क्या सुना? बोल जल्दी बुढ़िया, नहीं तो। नहीं बहू नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे छोड़ दो बहू, मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना। बुढ़िया, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी, समझी? रमा सास को दड़बड़ाकर अपने कमरे में आई तो तुरंत मुकुल को फोन लगाया। मुकुल यार, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी बुढ़ी सास ने चुपकर हमारी सारी बातें सुन ली हैं। ओहो रमा, ये तो अनर्थ हो गया। अगर उसने अपने बेटे को ये सब बता दिया तो तुम्हारा पति हमें सूली पर लटका देगा। मुकुल ने घबराहट में कहा। अब क्या करे मुकुल, प्लीज कुछ बताओ ना तुम। रमा ने भी घबराते हुए पूछा। इसका एक ही रास्ता है रमा, इससे पहले ये अपने बेटे को कुछ बताए, क्यों ना हम इसे ही रास्ते से हटा दे। क्या मतलब तुम्हारा? मुकुल, मैं समझी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि टपका डालते हैं बुढ़ी को। बोलो, क्या कहती हो तुम? क्या यह संभव है? रमा ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। अरे बुढ़ी हड्डी है, गले पर हाथ रखो तो मर जाए। वैसे भी अब बुढ़ी के दिन ही कितने बचे हैं, मर भी गई तो कौन सा आफत आ जाएगी। लेकिन मुकुल, हम बुढ़िया को घर में मरने का रिस्क नहीं ले सकते।
कुछ ऐसा उपाय सोचो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रमा ने मुकुल से पूछा। अरे रमा, तुम चिंता मत करो, इसका भी उपाय है मेरे पास। वह सब हम कल मिलकर स्कूल में डिस्कस करते हैं, मुकुल ने रमा को समझाते हुए उत्तर दिया। उधर दूसरी तरफ भारती जी को अब नींद कहाँ आने वाली थी। सारी रात उन्हें अपने बेटे पोते और अपने कुल की चिंता सता रही थी। भारती जी का दिन भी इसी कश्मकश में निकल गया कि कैसे अपने कुल की रक्षा की जाए। अब शाम होने को आई थी। भारती जी प्रतिदिन की तरह अपनी योग क्लासेस के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ मुकुल और रमा भारती जी के मर्डर की सारी प्लानिंग कर चुके थे। उन्हें तो बस भारती जी के योग क्लासेस से वापस आने का इंतजार था। भारती जी योग क्लासेस खत्म कर अपने घर की तरफ चल दी। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। भारती जी इसे अपने मन की शंका समझ फिर से चल दी। अचानक उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब उनकी हल्की हल्की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक गाड़ी में पाया जो हाई स्पीड पर दौड़े चले जा रही थी। वह अपने होशो हवास में तो नहीं थी, परंतु उन्हें अपने कानों में किसी के बात करने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। यार मुकुल, ये बुढ़ी मर तो जाएगी ना? रमा ने घबराते हुए मुकुल से पूछा। अरे बूढ़ी हड्डी है, ऊपर से तैरना आता नहीं है, बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुकुल ने कहते हुए तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी के ब्रेक लगाए। रमा और मुकुल दोनों गाड़ी से बाहर उतरे और इधर उधर देखकर जायजा लेने लगे। भारती जी अधमरी स्थिति में थी। इससे पहले वो पूर्णतः होश में आती, दोनों ने उनके हाथ पांव पकड़ गोदावरी नदी के पुल से धक्का दे डाला। रमा और मुकुल दोनों पहले ही डरे हुए थे। इससे पहले उन्हें वहां कोई देखता तेज रफ्तार से गाड़ी भगा वहां से भाग निकले। उधर भारती जी को पानी में गिरते ही जैसे ही होश आया वह झटपटाकर अपने हाथ पैर मारने लगी, परंतु उनके मुंह से अभी भी कुछ नहीं निकल पा रहा था। वहीं तट पर बैठे एक लड़के ने जब देखा सामने कोई डूब रहा है तो तुरंत पानी में डुबकी लगा भारती जी को बचाकर किनारे पर ले आया। भारती जी अधमरी हालत में थी, उनके पेट में पानी भर चुका था। राहुल ने उनका पेट भींचकर पानी निकाला, उनके हाथ पैर सहलाए, तब जाकर उनको होश आया, परंतु वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी और दहाड़े मार मार कर रोए जा रही थी। उनकी हालत किसी पागल इंसान जैसी हो गई थी, होठ नीले पड़ चुके थे। डरी सहमी भारती जी का शरीर थर थर कांप रहा था, उनको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। राहुल लगातार उनको सहलाए जा रहा था और उनको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने जैसे ही भारती जी से पूछा कि माँ जी आप नदी में कैसे गिर गई, भारती जी फिर से बदहवास होने लगी। राहुल बिना कुछ भारती जी से पूछे उन्हें फटाफट अपने घर ले आया, लाकर बेड पर लिटाया और लगातार उनके हाथ पांव सहलाता रहा। भारती जी ने आंखें खोली तो राहुल ने फिर से पूछा, माँ जी क्या आप ठीक हैं? उनके तो जैसे होठ सिल गए थे, पूरा शरीर थर थर कांप रहा था, वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। माँ जी सबसे पहले ये गीले कपड़े उतार दीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्म गर्म चाय बना कर
लाता हूँ। राहुल ने अपनी माँ की साड़ी भारती जी को देते हुए कहा। राहुल इस घर में अकेला रहता था। उसके माँ पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब वह घर पर ही बच्चों को होम ट्यूशन दिया करता था, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाया करती थी। वह संध्या के समय गोदावरी नदी के तट पर समय बिताया करता था या खाली समय में वह हॉरर मूवीज देखता था। हॉरर फिल्मों का वह बड़ा ही शौकीन था। आज भी वह बच्चों को ट्यूशन देकर और अपने लिए खाना बनाकर रोज की तरह तट पर ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था। माँ जी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या मैं डॉक्टर को बुला लाऊं? राहुल ने भारती जी को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, भारती जी ने धीरे स्वर में सहमे हुए कहा। माँ जी, आप कौन हैं और आप नदी में कैसे गिरी? राहुल ने आश्चर्यचकित होकर भारती जी से सवाल किए। इतना सुनना था कि भारती जी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। वह अभी भी डरी हुई थी। राहुल ने उन्हें सांत्वना दी, चुप कराया और कहा, माँ जी आप रोइए मत, अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा खाना लीजिए और फिर आराम करिए, हम कल आराम से बात करेंगे। राहुल ने माँ जी को थोड़ा खाना खिलाया और सुला दिया। अगले दिन जब भारती जी उठी तो फिर जोर जोर से रोने लगी। उनके दिल और दिमाग को जैसे सदमा सा लग गया था। राहुल ने उन्हें चुप कराकर नाश्ता कराया और कहा, आप डरिए नहीं माँ, आप मुझे बताइए क्या हुआ है ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। माँ जी, मैं आपके बेटे के समान हूँ, कृपया मुझे बेझिझक बताइए। राहुल ने भारती जी को चुप कराते हुए फिर कहा, बेटा मेरा नाम भारती देवी है, मैं पास ही गांव रामपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी कर्नल अमरदीप कौर आर्मी में थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और साथ में दोनों की लाडली भी। दोनों माता पिता मुझे जी जान से प्यार करते थे। मेरे छोटे से छोटी इच्छा भी उनके लिए बहुत मायने रखती थी। पिताजी के शहीद होने के बाद मेरे माताजी हरप्रीत कौर ने मेरा विवाह पिताजी के ही एक दोस्त कर्नल ओम प्रकाश जी के बेटे मोहन लाल जी से कर दिया। मोहन लाल जी की बैंक में प्राइवेट जॉब थी। वह बड़े सज्जन और विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति थे। सभी लोग उनका बड़ा आदर सम्मान किया करते थे। मोहन लाल जी मुझे भी अत्यधिक प्रेम करते थे। पूरे 2 साल बाद मेरे आंगन में नन्हा सा के फूल खिला। मेरा प्यारा बेटा अजय। हम सब बहुत खुश थे, परंतु मेरे सास ससुर के हरिद्वार जाते वक्त कार दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात से मेरे पति अत्यंत दुखी और उदास रहने लगे थे। फिर जाने कब कौन सी मनहूस घड़ी में उन्हें शराब की गंदी लत लग गई। फिर शराब के नशे में धुत प्रतिदिन घर आना, मुझे गालियां देना उनके लिए सामान्य बात हो गई थी। गालियां तो गालियां, तब तो उन्होंने मार पिटाई तक शुरू कर दी थी। मोहन लाल जी की नौकरी छूटने के बाद जैसे तैसे थोड़े पैसे जमा करके मैंने एक जूस की मशीन खरीदी और जूस बेचने का काम शुरू किया। मैं दिन रात मेहनत करती, जूस बेचकर जो पैसे आते मैं उन्हीं से घर चलाती थी और अपने बेटे की स्कूल की फीस भी भरती। शराब की लत ने मोहन लाल जी को ऐसा बना दिया था जैसे वो कभी ना थे। जूस बेचकर कमाए हुए पैसे भी बहुत बार मुझसे छीन लिया करते थे, इसलिए मुझे पैसे छुपा कर रखने पड़ते थे। मेरा प्यारा बेटा अजय उस समय तक 10 बरस का था।
वह बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान और संवेदनशील था, मुझसे बड़ा प्रेम करता था। जब मोहनलाल जी मुझ पर हाथ उठाते तो वह अपने पिता का विरोध करता और मेरे सामने अड़कर खड़ा हो जाता। मेरे हिस्से की मार खुद खा लेता। वह अपने पिताजी को समझाता भी था। मोहनलाल जी की तबीयत अब दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी थी। अनेक बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। टीबी के साथ साथ उनके लीवर पर भी शराब का बुरा असर पड़ने लगा था। लीवर खराब होने के कारण एक दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत का मुझे बहुत सदमा हुआ। मैं जैसे टूट सी गई थी। पति आखिर पति होता है। उनका सहारा, उनका नाम ही मेरे लिए काफ़ी था। मानती हूँ उनके जीवित रहने पर उनकी वजह से मैंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उनके जाने के बाद भी कौन सा कम मुश्किलें आईं। एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चे को पालना अत्यधिक कठिन होता है। तब मैंने और ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मुझ पर मेरे बच्चे की जिम्मेदारी थी। उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना था। उसको उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए मुझे और अधिक पैसे की आवश्यकता थी। इसीलिए मैंने अपना जूस का काम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते कई मशीनें और लगा दी। 2-3 लोगों को काम करने के लिए रख लिया। पैसे जमा करके बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने बेटे को पढ़ने दिल्ली भेज दिया, जहां उसने अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। मैंने और मेरे बेटे ने जो मेहनत की थी, भगवान ने अब उसका फल हमें दे दिया था। पढ़ाई पूरी होने के पश्चात दिल्ली में ही एक अच्छी कंपनी में उसकी बड़ी अच्छी नौकरी लग गई। अब मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, अपना सारा जीवन कठिनाइयों में बिताया है। अब भगवान की दया से मेरी अच्छी नौकरी लग गई है, तो आप ये जूस का काम छोड़ दीजिए। अब आप घर पर रहिए। वैसे भी इस उम्र में अब आपको आराम की जरूरत है। बेटे की बात मानकर मैंने भी काम करना छोड़ दिया और अब घर पर ही समय व्यतीत करने लगी थी। परंतु अकेले होने के कारण मेरा घर में मन नहीं लगता था। कभी मोहनलाल जी की याद मुझे घेर लेती तो कभी अजय की। इसलिए मैंने सोचा कि अब तो अजय की अच्छी नौकरी भी लग गई है और हमारे घर की स्थिति भी सुधर चुकी है। क्यों ना अजय की शादी कर दी जाए। बहू घर में आएगी तो घर में कितनी रौनक हो जाएगी। फिर पोता पोती होंगे तो घर उनकी किलकारियों से गूंज उठेगा। यही सोचकर मैंने अजय के लिए लड़की देखना शुरू किया। काशी में मुझे रमा नाम की एक लड़की अजय के लिए पसंद आ गई। लड़की बहुत सुशील और अच्छे संस्कारों वाली दिखाई पड़ती थी और देखने में भी खूब सुंदर थी। मुझे वह पहली नज़र में भा गई। मैंने उसकी तस्वीर अजय को भेजकर उसकी मर्जी जाननी चाहिए, तो उसने ये कहकर हाँ कर दी कि माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद है। जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही करिए। शादी की तिथि सुनिश्चित की गई और शुभ मुहूर्त देखकर अजय की शादी रमा से संपन्न हो गई। अजय शादी के 1 हफ्ता तक घर पर रहा। बहू के आने से घर में बड़ी रौनक थी। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अजय नौकरी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसको 1 हफ्ते बाद नौकरी की वजह से वापस दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। उसके जाने से मन उदास हुआ, परंतु यह सोचकर कि अब तो बहू घर में आ गई है तो मन की उदासी कुछ कम हुई। शुरू में बहू का रवैया मेरे साथ ठीक ही था। सब कुछ से कुशल चल रहा था। बहू अक्सर अपनी सहेली से मिलने जाया करती थी। उसकी सहेली आशा
की शादी भी वहीं हुई थी। उसका ससुराल 2-3 गली छोड़कर ही था। वह एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। कुछ समय बाद बहू ने भी उसी स्कूल में नौकरी करने की बात की जिस स्कूल में उसकी सहेली आशा पढ़ाया करती थी। मैं और अजय तो नहीं चाहते थे कि वो नौकरी करे, क्योंकि अब भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ था। परंतु जब बहू ने ज़्यादा जिद की तो हमें मानना पड़ा। मैंने भी यही सोचा कि मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, अब मुझे बच्चों को भी उनके अनुसार उनका जीवन व्यतीत कर देना चाहिए। परंतु उसके कुछ समय पश्चात ही बहू का रवैया मेरे प्रति बदलने लगा था। न अब वह मेरे पास बैठती थी, न मुझसे बात करती थी और स्कूल से आने के बाद भी घंटों फोन पर व्यस्त रहती थी। मैं पूछती तो कभी कहती माँ का फोन है, कभी कहती बहन का फोन है, और तो और अब उसने मेरा अपमान करना भी शुरू कर दिया। अब वह माँ जी के बजाय मुझे मेरे नाम से संबोधित करने लगी थी। उसके कमरे का दरवाजा भी घंटों बंद रहता था। एक दिन मैं उसके कमरे में कुछ लेने गई तो मुझे उसकी अलमारी से सिगरेट का पैकेट मिला। वह पहले से ही सिगरेट पीती थी या अब पीनी शुरू की थी, मैं नहीं जानती। मेरे होश तो तब उड़े जब मैंने उसे किसी मुकुल नाम के अनजान लड़के से बातें करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरा शक तब यकीन में बदल गया। ना जाने कब से वह हमें धोखा दे रही थी। उसने मुझे बहुत डराया धमकाया ताकि मैं चुप रहूं, परंतु वह मुझे जान से मारने का इंतजाम कर रही थी। यह मैं नहीं जानती थी। मुझे बस इतना याद है कि मैं योग क्लासेस से वापस आ रही थी। उसके बाद मेरी आँख खुली तो मैं कार में थी। मुकुल और रमा की थोड़ी थोड़ी बातें सुनाई आ रही थी, परंतु मैं बदहवासी की हालत में थी। उसके बाद मैंने अपने आप को पानी में पाया। मुझे लगा जैसे अब मेरी मृत्यु निकट है। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो इतना कहकर भारती जी रोने लगती हैं। उसी रात रमा और मुकुल जल्दी जल्दी घर वापस आते हैं। रमा काफी डरी हुई थी, परंतु मुकुल उसे समझाता है और उसके पति अजय को फोन करने के लिए कहता है। रमा अपने डर पर काबू पाकर अजय को फोन लगाती है और बोलती है, अजय, माँ जी योगा क्लासेस से अभी तक घर नहीं आई हैं। मैं उनके योग सेंटर गई थी। वहाँ पर पता चला कि वो क्लासेज होने के बाद घर के लिए निकल गई थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है अजय, रात भी हो चली है, ना जाने माँ जी कहाँ होंगी। हे भगवान! अजय रमा की बात सुनकर चौंक जाता है और रमा से आस पड़ोस में भी पूछने के लिए कहता है। मैंने आस पड़ोस में सब जगह पूछ लिया और सब जगह ढूंढ लिया, परंतु वो मुझे कहीं नहीं मिली। रमा ने अजय की बात का जवाब देते हुए कहा, अजय, तुम प्लीज जल्दी घर आ जाओ। मुझे तो माँ जी की बड़ी चिंता सता रही है। अजीब अजीब शंकाएं मन में उभर रही हैं। रमा ने फिर कहा, रमा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। मेरे आने तक तुम घर में रहना और खिड़की दरवाजे सब बंद रखना। कुछ भी पता लगते ही मुझे फोन करना। अपना और रिशु का भी ध्यान रखना। इतना बोलकर अजय ने फोन रख दिया और तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। उधर रमा ने मुकुल को भी उसके घर भेज दिया और अजय के आने की प्रतीक्षा करने लगी। अजय को आते आते काफी रात हो चुकी थी। दिल्ली से प्रतापगढ़ तक का सफर उसने कैसे तय किया और अपने आंसू कैसे रोके, यह बस वो या उसका भगवान जानता था। घर आते ही रमा उससे लिपट गई और बुरी तरह रोने लगी। अजय ने उसको चुप कराया और सबसे पहले वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर अजय ने मां के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई और जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने के लिए कहा। पुलिस ने उनको
माजी के लापता होने के पोस्टर्स भी जगह जगह लगाने की सलाह दी। अजय के लिए तो रात तक कटना मुश्किल जान पड़ता था। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद भी उसे खुद अपनी मां को ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो चुकी थी। उसने फ़ोन करके सारे रिश्तेदारों से भी भारती जी के बारे में पूछा। वह बिना नाश्ता किए भूखे पेट पुलिस स्टेशन से कुछ खबर आने का इंतजार कर रहा था। उधर दूसरी तरफ राहुल को माँ जी की बातें सुनकर बड़ा अफसोस हो रहा था और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। राहुल ने माँ जी से कहा, माँ जी आपके साथ जो हुआ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी माता पिता के साथ ऐसा ना हो, परंतु माँ जी आपको अवश्य ही अपनी बहू और उस कमीने इंसान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन बेटा, मैं बूढ़ी विधवा औरत कर भी क्या सकती हूँ। भारती जी ने अपनी आंखों से छलकते हुए आंसुओं को रोक कर कहा, माँ जी वही तो, आप एक नारी, आप नहीं जानती कि आपसे अपार शक्ति छुपी हुई है। आप वह नारी हैं जिसने जीवन की कठिनाइयों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आप वही नारी हैं माँ जी जिसने अपनी बहू पर ममता लुटाई। आप वही नारी हैं जो दुर्गा माँ का रूप धारण कर ऐसी बहू को सबक सिखा सकती हैं। आप एक माँ हैं और एक माँ, एक नारी जब अपनी पर आ जाए तो वे धरती अंबर तक हिला कर रख देती है। फिर जरा सोचिए माँ जी कि ऐसे क्रूर लोगों को यदि समाज में यूं खुला छोड़ दिया जाए तो ना जाने आप जैसी कितनी माएँ, कितने बाप ऐसी घिनौनी साजिशों का शिकार होते रहेंगे, बेमौत मरते रहेंगे। भगवान ने आपको यह दूसरा जन्म इसलिए दिया है ताकि इन लोगों को उनके हिस्से का दंड देकर आप समाज का उद्धार कर सके। और फिर आपका बेटा अजय, क्या आप उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देंगी ताकि जो हाल उन लोगों ने आपका किया वही आपके अजय और ऋषु का करे। फिर राहुल ने थोड़ा उदास होते हुए कहा कि माँ जी, मेरे अपने सगे माँ बाप को इस दुनिया में नहीं रहे। अपने माँ बाप के बिना मैं कैसे जीवन काट रहा हूँ यह बस मैं ही जानता हूँ, परंतु हर रिश्ता खून का तो नहीं होता ना माँ जी। कुछ रिश्ते भगवान एहसासों के भी बनाता है, जैसे इस एक रात में अब आपका और मेरा बन चुका है। आज से मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ। राहुल ने अपनी बात पूरी की। उसकी बात सुनकर भारती जी को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उनके भीतर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो उठा। बोलो बेटा, अब आगे करना क्या है? भारती जी ने पूछा। माँ जी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस जैसा मैं कहता जाऊं आपको वैसा ही करना है। बस अब उठाइए त्रिशूल और कर लीजिए दुर्गा का रूप धारण। अगले दिन राहुल बाजार जाकर जरूरत का कुछ सामान लेकर आता है जो उनकी आने वाले कुछ दिनों की प्लानिंग में काम करने वाला था और हफ्ता भर के लिए ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी करके रमा और मुकुल से बदला लेने की सारी प्लानिंग कर लेता है। इधर सारी प्लानिंग करके राहुल और माँ जी अपनी पारी खेलने के लिए पूर्णतः तैयार थे। उधर पुलिस भारती जी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी, परंतु उनका कहीं नामो निशान तक ना मिला था। पुलिस ने कहा, हम उनकी तलाश जारी रखेंगे, जैसे ही कुछ खबर मिलती है आपको सूचित कर देंगे। अब अजय पुलिस की तरफ से कुछ अच्छी खबर मिलने का इंतजार करते करते 5 दिन बाद जॉब की वजह से आंखों में आंसू लिए वापस दिल्ली लौट जाता है। इधर दूसरी तरफ सबसे पहले राहुल ने रमा और मुकुल की आने जाने की सारी जानकारी जमा की और आसपास का भी सारा जायजा के लिए अगले दिन रात को दीवार फांद कर
राहुल मुकुल के घर में गया और उसके सेहन में लाल रंग के पैरों के निशान बना डाले और इस तरह भारती जी और राहुल ने अपनी पहली पारी खेली। मुकुल रात में वॉशरूम जाने के लिए उठा तो अपने आंगन में लाल पैरों के निशान जो कि उल्टी दिशा में बने हुए थे देखकर दंग रह गया। निशान देखकर मालूम पड़ता था कि कोई अंदर से बाहर की तरफ गया हो। मुकुल सोच में पड़ गया। अब रात भर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अगले दिन यह बात उसने रमा को बताई तो वह जोर जोर से हंस पड़ी और बोली कि मुकुल डार्लिंग, कल रात तुमने कुछ ज्यादा पी ली होगी। नहीं रमा, वह मेरा वहम नहीं हो सकता, मुकुल ने कहा, परंतु रमा ने उसको चुप करा दिया। रमा को क्या खबर थी कि अगली बारी उसकी है। रात में रमा मुकुल से बातें करके सो गई। आधी रात में उसकी किसी की पायल की झंकार की आवाज से आंख खुली। कौन है, कौन है, बाहर आओ, रमा ने अपने डर को छुपाते हुए पूछा। जैसे ही रमा ने पूछा वह आवाज शांत हो गई। जैसे ही रमा चुप हुई फिर से पायल की झंकार की आवाज जोर से आने लगी। अब तो रमा डर के मारे थर थर कांपने लगी थी। उसने सबसे पहले मुकुल को फोन लगाया, फोन नहीं उठाया गया। फिर उसने अजय को फोन लगाया तो अजय ने भी फोन नहीं उठाया था। डर के मारे वह पूरी रात जागती रही। सुबह जाकर उसकी आंख लगी जिसके कारण ना तो वह खुद स्कूल जा पाई और ना ही ऋषु को स्कूल भेज पाई थी। कुछ 10 बजे के आसपास मुकुल के फोन से उसकी आंख खुली। मुकुल ने स्कूल न आने का कारण पूछा तो उसने रात की घटना का वर्णन किया। अब तुम्हें पता चला कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुकुल ने रमा की बात सुनकर कहा। फिर वह बोला कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं इस बारे में। स्कूल के बाद मुकुल रमा से मिलने उसके घर पर पहुंच जाता है। रमा, अगर तुम कहो तो मैं आज रात तुम्हारे पास रुक जाऊं, मुकुल ने रमा से पूछा। नहीं नहीं मुकुल, ऐसा संभव नहीं है। ऋषु को इन सब से मैं दूर ही रखना चाहती हूँ। हाँ, परंतु अपना फोन साउंड पर रखना। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो तुरंत आ जाना, रमा ने मुकुल से कहा। मुकुल घर चला गया और आज रात फिर रमा अकेली रह गई। रमा डरते डरते सो तो गई, परंतु बाहर से कुछ गिरने की आवाज से अचानक उसकी आंख खुली। जैसे ही रमा बेड से उठी और दरवाजा खोला तो किसी की काली परछाई नजर आ गई। बस फिर क्या था, वह तो दरवाजा बंद करके वापस अपने बिस्तर में आ घुसी। मिनट से पहले मुकुल को फोन लगाकर घर बुला लिया। मुकुल, यह सब आखिर हो क्या रहा है? कहीं ये भारती की तो आत्मा नहीं है? रमा ने डरते हुए मुकुल से पूछा। नहीं नहीं रमा, ऐसा नहीं है, मुकुल ने रमा की बात काटते हुए कहा। पर मुकुल, जब से हमने भारती को मारा है तब से ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं हमारे साथ। अभी दोनों बातें में ही व्यस्त थे कि अचानक लाइट चली गई और जब लाइट वापस आई तो फिर क्या था, दोनों की डर के मारे आंखें मानो फटी की फटी रह गई। सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर खून से लिखा था, तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। अब डर के मारे दोनों कांपने लगे थे। रमा, हमें लगता है कि इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, मुकुल ने डरते हुए रमा से कहा। मुकुल, आर यू मैड? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले हमने किसी का मर्डर किया है। पुलिस अभी तक भारती को ढूंढ रही है। ऊपर से अगर हम रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस को सबसे पहला शक मेरे ऊपर ही होगा, तुम जानते भी हो, रमा ने दांत भींचते हुए कहा। यार रमा, सास वह तुम्हारी थी, मेरी नहीं, मुकुल ने भी चिढ़ते हुए जवाब
दिया। मुकुल, तुम सच में डर के मारे पागल हो गए हो। अरे जब पुलिस मुझे पकड़ेगी तो दूसरा नंबर तुम्हारा ही होगा ना। रमा ने फिर कहा, अच्छा बाबा चलो अब बहस नहीं करते, ऐसा करते हैं कल पुजारी जी को बुलवाकर हम दोनों के घर में हवन करवाता हूँ। मुकुल ने रमा को तसल्ली देते हुए कहा। अगले दिन दोनों ने पंडित जी को बुलवाकर पहले रमा के और फिर मुकुल के घर में हवन करवाया। पंडित जी दोनों के घरों की शुद्धि करके चले गए। दोनों के मन को अब थोड़ी सी शांति मिली थी। रात के 3 बजे मुकुल के कमरे की टिक टिक करती घड़ी अचानक धम से नीचे गिरी तो उसकी आंख खुल गई। उसने घड़ी और उसका टूटा हुआ कांच उठाया तो कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में लग गया, जिससे काफी खून बह गया था। कटे हाथ के कारण वे अपने लिए टिफिन तैयार नहीं कर पाया, सो उसने सुबह में रमा को फोन करके 2 टिफिन लाने के लिए कहा। रमा ने आलू गोभी की सब्जी और रोटी बना 2 टिफिन तैयार कर लिए। राहुल, जो कि उन दोनों के फोन की कॉल डिटेल, चैट आदि हर गतिविधि पर चील की तरह नजर जमाए बैठे हुए था, मौका पाकर उसने सब्जी का डब्बा बदल डाला। रमा ने मुकुल के लिए बतनाया टिफिन उसको दे दिया था। ब्रेक में जैसे ही उसने टिफिन खोला तो टिफिन देखकर उसकी आंखें 4 हो गई, मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टिफिन में मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा था। उसका जी मचलाने लगा और उल्टी करने के लिए जैसे ही वह वॉशरूम की तरफ भागा तो उससे रहा ना गया तो स्टाफ रूम में सबसे सामने उसने उल्टी कर दी। सब लोग उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे। पूरे स्टाफ रूम में अजीब सी दुर्गंध फैल गई। रमा को उसने इस बात पर बहुत डांटा क्योंकि वह शुद्ध शाकाहारी था, परंतु रमा नहीं जानती थी कि वह मांस का टुकड़ा डब्बे में कैसे आया। अब इन बातों से मुकुल का सर चकराने लगा था। उधर रमा जैसे ही अपने घर पहुंची वह दंग रह गई। आंगन में उसकी नई साड़ी खून से लथपथ पड़ी थी। यह वही साड़ी थी जो उसकी सासू माँ ने सालगिरह पर उसको उपहार में भेंट की थी। डर के मारे तो उसका गला सूख रहा था, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। ना ही तो वह ये सब पुलिस को बता सकती थी और ना ही अपने पति अजय को, क्योंकि उसे अपने पकड़े जाने का डर जो सता रहा था। कई दिन तक दोनों के साथ इस तरह की अजीब अजीब घटनाएं घटती रहीं। उसी रात मुकुल रमा से बात करते करते अपने घर की छत पर जा पहुंचा। अपनी मुंडेर के पास खड़ा वह बातों में व्यस्त था कि दूसरे साइड की मुंडेर पर सफ़ेद उजली साड़ी पहने भारती जी मुंडेर पर बैठी हुई दिखाई दी। सफ़ेद उजली साड़ी, लंबे घने काले बाल जो कमर तक आ रहे थे, लंबे लंबे नाखून, मुंह से टपकता हुआ खून। देखते ही मुकुल की चीखें निकल जाती हैं और उसके पांव जैसे लड़खड़ाने लगते हैं। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी, यहाँ तक कि वह डर के मारे बेहोश हो जाता है। उधर भारती जी और राहुल का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर मुकुल को जब होश आता है तो रात के 3:30 बजे हुए थे। वह डरते डरते अपने कमरे में आता है, फोन वापस ऑन करता है तो उसने रमा की कई मिस्ड कॉल होती हैं। वह फोन दोबारा बंद कर देता है। उसका सर चकराने लगता है। उसकी हालत किसी पागल जैसी होने लगी थी। एक तो वह रात भर सो नहीं पाता, ऊपर से उसे अब हर तरफ भारती जी का एक काला सा
साया नजर आने लगता है उसके दिलो दिमाग पर, जैसे भारती जी की वही तस्वीर छप चुकी थी जो उसने छत की मुंडेर पर देखी थी। उधर रमा, जो कि कई बार मुकुल का नंबर ट्राई करके सो चुकी थी, अचानक प्यास के कारण उसकी आंख खुली तो वह किचन में पानी पीने गई। जैसे उसने पानी पीकर किचन की लाइट बंद की, अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वह डर गई और दोबारा लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन की, रोने की आवाज़ बंद हो गई। उसने फिर से लाइट ऑफ कर दी। जैसे ही उसने किचन से निकल बाहर भागना चाहा, किचन का दरवाज़ा खट करके बंद हो गया। डर के मारे उसका पसीना छूटने लगा। जैसे ही वे पीछे मुड़ी, भारती जी उसके पीछे चाकू लेकर खड़ी थी। अंधेरे में उनकी बड़ी बड़ी आंखें रमा को जैसे खाने को दौड़ रही थी। उनके पूरे कपड़े गीले थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ वह रमा की ओर बढ़ी। रमा की तो जैसे सांसें ही रुक गई, उसकी जान गले तक आकर अटक गई। डर और दहशत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मुंह खोलकर अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, परंतु जुबान मानो किसी ने फेविकोल से चिपका दी हो। मुंह से एक शब्द भी ना निकलने पाया। रमा के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे कि अचानक लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई और अब किचन में कोई ना था। वे गिरते पड़ते कमरे की तरफ दौड़ी और मुकुल को फ़ोन लगाया, परंतु उसका फ़ोन ऑफ था। हनुमान चालीसा का जाप करते करते जैसे तैसे रात बिताई और सुबह होते ही मंदिर जाकर पूजा करने और भगवान से अपने कुकर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उधर मुकुल डर के मारे पागलों की तरह जागता रहा। फ़ोन ऑफ कर घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब सुबह के 4 बजने को आए थे। कहते हैं कि मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ठीक ऐसा ही कुछ मुकुल के साथ हुआ। भगवान ने आज उसे उसी बदहवासी की हालत में लाकर छोड़ दिया था जिस बदहवासी की हालत में उसने और रमा ने मिलकर भारती जी को नदी में धक्का दे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसका दिमाग जैसे घड़ी की सुई चलते चलते रुक जाने की भांति रुक चुका था। कोई आवाज़ थी जो उसके दिलो दिमाग को झंझोड़ रही थी। ना जाने उसे अचानक क्या हुआ। वह बैठा बैठा उठ खड़ा हुआ, कमरे का दरवाज़ा खोल भर निकला। उसका शरीर जैसे बर्फ की सिल्ली की भांति ठंडा पड़ चुका था। घर का मेन दरवाज़ा खोल वह बाहर निकल गया और जो उसने चलना शुरू किया, बस वह नंगे पांव भोर के इस अंधेरे में चलता ही जा रहा था। ना जाने कहाँ और क्यों, बस वह रोबोट की भांति चलता ही जा रहा था। चलते चलते वे उसी नदी के पुल पर पहुंच गया जहां से अभी कुछ दिन पहले भारती जी को अपने स्वार्थ के लिए फेंका था। वह नंगे पांव पुल पर खड़ा हुआ और सीधा नदी में छलांग लगा दी। इस तरह उसे उसके कुकर्मों का दंड मिल गया था। उधर रमा सुबह होते ही मुकुल को फ़ोन पर फ़ोन लगाए जा रही थी, परंतु फ़ोन ऑफ आ रहा था। ऋषु को अकेला घर पर छोड़कर मुकुल के घर जाकर देखना उसने आवश्यक नहीं समझा और यह सोचकर ही हो सकता है मुकुल भी रात भर मेरी तरह सो न पाया हो, इसलिए देर तक सो रहा हो और उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई हो। वह मुकुल के फ़ोन की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते अब दिन के 10 बज चुके थे। तभी अचानक फ़ोन बजता है। रमा को लगता है मुकुल का फ़ोन होगा, परंतु फ़ोन की स्क्रीन देखती है तो पता लगता है
फोन तो आशा का होता है। हेलो रमा, रमा मुकुल इज डेड। उसने नदी में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया है। इतना सुन के फोन झट से उसके हाथों से गिर जाता है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, अपना सिर पीटने लगती है, परंतु ये आंसू पीड़ा के नहीं डर के थे। डर उसके दिलो दिमाग पर सवार हो गया था। वह पागलों की तरह खुद से बातें करते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? यह सुसाइड नहीं है, यह मर्डर है। आखिर भारती ने अपना बदला ले ही लिया और अब अगली बारी मेरी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। माता रानी मेरी रक्षा कर, मुझे नहीं मरना। अब मैं अब क्या करूं? भारती मुझे मार देगी। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पुलिस, हाँ हाँ हाँ, पुलिस ही अब मुझे बचा सकती है। मुझे मुकुल की तरह नहीं मरना है। मैं अभी नहीं मरना चाहती। मैं पुलिस को सब सच सच बता दूंगी। बोलते बोलते उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह डर के मारे नंगे पांव पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ी चली जा रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने अपना बयान दर्ज करवाया, जो इस प्रकार था। मेरा नाम रमा सिंह है। मैं अजय कुमार सिंह की पत्नी हूँ। मेरे सहयोगी और मैंने मिलकर 24 सितंबर की शाम लगभग 7:30 बजे अपनी सास भारती कौर को गोदावरी नदी के पुल से धक्का देकर मार डाला। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। रमा का बयान लेकर पुलिस ने तुरंत अजय को फोन लगाकर जल्द से जल्द प्रतापगढ़ पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा और अपनी एक टीम को रमा के द्वारा बताए हुए लोकेशन पर भारती जी का शव ढूंढने के लिए लगा दिया। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता लगता है कि अब भारती जी तो अभी जिंदा हैं और वह राहुल नाम के किसी लड़के के घर में रहती हैं। पुलिस की टीम भारती जी और राहुल को लेकर सीधा थाने आ जाते हैं। कुछ देर बाद अजय जैसे ही स्टेशन पहुंचता है, सामने अपनी प्यारी मां को जीवित देखकर मां से लिपटकर बुरी तरह रोता है, परंतु अभी तक अजय रमा के कुकर्मों से अनजान था, क्योंकि अभी तक पुलिस ने उसको कुछ नहीं बताया था। उसके चुप हो जाने के बाद जैसे ही सीनियर पुलिस ऑफिसर भानु प्रताप उसे सब बताते हैं, अजय की आंखें दहकते अंगारे की तरह लाल हो जाती हैं। वह सीधा रमा के पास जाता है, जो पुलिस कस्टडी रूम में बैठी होती है। अजय 2-4 तमाचे उसके गाल पर जड़ता है, परंतु वहां पुलिस उसको कानून अपने हाथ में न लेने को कहकर रोक देती है। रमा पर अब अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लग चुकी थी और अगले दिन सुबह उसको प्रतापगढ़ कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया, जहां भारती जी, अजय, राहुल के सिवा बहुत से और लोग मौजूद थे। एक तरफ रमा और दूसरी तरफ भारती जी, और फिर राहुल को बारी बारी से कटघरी में खड़ा कर उनका बयान लिया जाता है। कोर्ट, पुलिस और अजय खुद राहुल को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रमा रो रो कर जज साहब, अपनी सास भारती जी और अपने पति अजय से माफी मांगती है, परंतु ना ही उसको भारती जी माफ करती हैं, ना ही कानून, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसे घिनौने कुकर्म के लिए कोई माफी नहीं है। इसलिए उसको आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी हमारे लिए कई सवाल खड़े करती है। आखिर कब तक बूढ़े माँ बाप इसी तरह घरेलू हिंसा का शिकार होते रहेंगे? आखिर कब तक सरकार द्वारा
घरेलू हिंसा के विरोध में बनाई गई नीतियां सिर्फ कागज के पन्नों पर ही सिमट जाएंगी। आखिर कब हम ऐसी वारदातों के खिलाफ आवाज उठाएंगे? दोस्तों, जो वारदात आज भारती कौर जी के साथ हुई वह कल आपके या मेरे माता पिता के साथ भी हो सकती है। इसलिए खुद जागरूक होना और दूसरों को भी जागरूक करना बहुत आवश्यक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जैसी भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ बनाई गई नीतियों से लाभ उठाइए। अगर आप ऐसी घरेलू हिंसा का शिकार हो या आपके घर में या आसपास कोई और व्यक्ति है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।